मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं प्रयास कर रहा हूं किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ अपनी खेती में ले सकें। इसके लिए मैंने किसान भाइयों के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं। तो आप उस प्लेलिस्ट को देखिए, तो आपको खेती के बारे में अच्छी और सही जानकारी मिलेंगी। आज जो मैं बात करना चाहता हूं यह है कि हम गेहूं की फसल में पूरा खाद पानी देते हैं, अच्छी तरह से हम उसकी देखभाल करते हैं, फिर भी हम देखते हैं कि कल्ले छोटे रह जाते हैं, कम निकलते हैं या बढ़वार नहीं हो पाती है। तो ऐसा क्या कारण है कि पूरा खाद पानी देने के बाद भी गेहूं की बढ़वार उतनी अच्छी नहीं है, कल्ले अच्छे नहीं निकल रहे हैं? तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि कल्ले अच्छे निकलें, बालियां अच्छी आए, उसमें दाना अच्छा भरे और गेहूं की हमें अच्छी उपज मिले? तो देखिए, आप बहुत अच्छा बीज लगाएं, समय से बुआई कर दें, खाद भी पूरा दें, पानी भी पूरा दें, लेकिन अगर हम कुछ बातों पे ध्यान ना दें तो इसका हमें लाभ नहीं मिल पाता है और हमारी फसल कमजोर रह जाती है। तो जो सबसे पहली बात वो ये है कि आपके खेत में जैवांश पदार्थों की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। तो आप जैविक खादों का प्रयोग करते रहें, चाहे आप खरीफ सीजन में करें, चाहे आप रबी में करें, चाहे आप गोबर की खाद मिलाएं, चाहे आप वर्मी कंपोस्ट मिलाएं, जो भी मिलाएं, मतलब आपको जैविक खाद प्रयोग करनी है। खेत में हमें ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाना है। ये ना केवल गेहूं के लिए बल्कि जो भी आप फसल बोएंगे सब में इसका काम आएगा। तो आप सबसे पहले अपने खेत में, जब आप खेत की तैयारी करते हैं, तो जैवांश पदार्थों को जरूर मिलाएं। तो ये बहुत जरूरी है। जैविक खाद आप जरूर डालें, चाहे आपको कुछ भी मिल जाए, चाहे आप वाइया मिल रहा हो, कुछ भी मिल रहा हो, आपको इसको खेत में मिलाना है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जमीन को, मिट्टी को बड़ा अच्छा करता है, मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, उसके अंदर वायु संचार बहुत अच्छा होता है, जड़ें गहरी जाती हैं और जो कल्ले जहां से निकलते हैं वो क्राउन रूट होता है, सीआरआई स्टेज पर होता है। तो वहां जब भूमि में नमी अच्छी रहती है, वायु संचार अच्छा रहता है, हवा मिलती रहती है, तो कल्ले बहुत अच्छे निकलते हैं। जमीन जो है हमारी ठोस नहीं हो पाती है, कॉम्पैक्ट नहीं हो पाती है। नहीं तो अगर आप देखेंगे ऐसी जमीन जहां हम ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिला रहे हैं और जमीन धीरे धीरे ठोस होने लगती है, जमने लगती है, पपड़ी बन जाती है। तो अगर हम जैवांश पदार्थ मिलाएंगे तो हमारी मिट्टी बहुत अच्छी रहेगी, उसकी भौतिक दशा बहुत अच्छी रहेगी। और ये जो भौतिक दशा है, जो जल का निर्धारण करती है और वायु का करती है, उससे कल्ले बहुत अच्छे निकलते हैं। और जो सूक्ष्म जीव है वो भी अपना बहुत अच्छा काम करते हैं। सूक्ष्म जीव बहुत तरह से पौधों को सहायता पहुंचाते हैं। वो एक अलग लेक्चर में कभी मैं बताऊंगा किस तरह से सूक्ष्म जीव पौधों को सहायता पहुंचाते हैं। लेकिन जैवांश पदार्थ आप मिलाते रहिए। चाहे आपने अगर गेहूं में नहीं मिलाया तो उससे पहले वाली फसल में मिलाइए, अगर अब नहीं मिला पाए, बुआई कर दी है, तो अगली फसल में जरूर मिलाएं। तो हर साल मिलाते रहें, हर फसल में मिलाने की कोशिश करें। तो पहला कारण यही होता है कि हम रासायनिक खादों का तो प्रयोग कर रहे हैं लेकिन जैवांश पदार्थों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिला रहे हैं। रसायनों के साथ जो भी आप रासायनिक खाद प्रयोग करते हैं, चाहे डीएपी है, यूरिया है, एमओपी है, कोई भी है, आप ऑर्गेनिक मैटर को भी जरूर मिलाते रहिए। फसल अवशेष में उसको मिलाते रहिए। ऑर्गेनिक मैटर खेत में मिलाना बहुत जरूरी है। और यह बड़ी समस्या है कि ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती जा रही है, जिस कारण से फसल की बढ़वार नहीं हो पाती। अगर खेत में ऑर्गेनिक मैटर कम होगा तो आप कुछ भी कर लीजिए, कोई हार्मोन डाल दीजिए, कोई पीजीपीआर डाल दीजिए, कोई स्प्रे कर दीजिए, एमिनो एसिड डाल दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, कुछ भी नहीं होगा जब तक कि उसके अंदर मिट्टी अच्छी नहीं होगी। तो जैवांश पदार्थ मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक सभी दशाओं को सुधारता है। तो ये एक पहला कारण है। दूसरा कारण यह है कि जो बीज दर है, अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो भी कल्ले बहुत कम निकलते हैं। बीज की माना रिकमेंडेड संस्तुत दर 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर है, मतलब 40 किलोग्राम प्रति एकड़ है। अगर आप 50 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ लगा देंगे तो बीज बहुत बहुत पास हो जाएंगे। जब पौधा निकलेंगे, पौधे बहुत बहुत पास हो जाएंगे, जड़ें आपस में उल जाएंगी और उसमें से जो कल्ले निकले वो भी आपस में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उससे जो होगी, कल्लों की बढ़वार रुक जाएगी। कल्ले निकल तो जाएंगे लेकिन छोटे रह जाएंगे और फिर छोटे कल्लों में क्या है, बालियां बहुत कम निकलेंगी। तो कंपटीशन गेहूं के पौधों में खुद ही इतना ज्यादा हो जाएगा या आपस में ही वो नमी के लिए या न्यूट्रिएंट्स के लिए आपस में कंपटीशन करेंगे। तो बीज दर आपको ज्यादा नहीं रखनी है। जो संस्तुत है वो जो समय से बुआई है उसके लिए है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर। अगर देर से बुआई कर रहे हैं तो 120 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टर। तो आपको बीज दर बहुत ज्यादा नहीं रखनी है। यही कारण होता है, हमें लगता है कि हम बीज की थोड़ा सा रेट बढ़ा दें तो पौधे ज्यादा निकलेंगे, तो उपज ज्यादा मिलेगी। इसका नुकसान हो जाएगा, कल्ले छोटे रह जाएंगे, आपस में ही कंपटीशन करने लगेंगे और बालियां छोटी रह जाएंगी। तो इसका ध्यान रखें, आप संस्तुत बीज दर का प्रयोग करें। तीसरा कारण यह है कि जो हम खरपतवार नियंत्रण करते हैं वो समय से नहीं कर पाते हैं।
अब आप जो दवाई डाल रहे हैं, केमिकल डाल रहे हैं, चाहे प्री इमर्जेंस डाल रहे हैं, तो वो सही से नहीं डालते हैं या नहीं डालते हैं। फिर आप जो दवाई हमें डालनी है, जो भी खरपतवारनाशी डालना है, एमएसएम डालना है या क्लोरोफॉप डालना है या जो सल्फोसल्फोरॉन डालना है, कोई भी हमें दवा डालनी है, उसको डालने में लेट कर देते हैं, देर कर देते हैं, जो समय से पड़नी चाहिए वो हो नहीं पाती, तो घास बहुत बढ़ जाती है। जब घास बढ़ जाएगी तो कल्लों को दबा देगी। तो शुरू में क्या होता है, जो पौधे जो बढ़ते हैं या जो घास बढ़ती है उसका कंपटीशन जगह के लिए होता है। जो जितनी जल्दी जगह घेर लेगा उसकी बढ़ाव उतनी ज्यादा होगी। तो क्या होगा, जब घास बढ़ जाएगी, चौड़ी पत्ती वाली हो चाहे घास वाली घास हो, जब बढ़ जाएगी तो कल्लों को दबा देगी, उन पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाएगी। जब सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाएगी तो उनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा, बहुत कम हुआ, तो उनकी वृद्धि क्या होगी, कम होगी। तो आपको खरपतवार नियंत्रण जो भी करना है बिल्कुल समय से करना है। अगर आप देर कर देंगे तो खरपतवारों की वजह से जो है उनमें प्रकाश संश्लेषण कम होगा और उनकी जड़ें भी क्या है, नीचे कम जाएंगी, तो पोषक तत्व भी कम मिलेंगे, नमी भी कम मिलेगी, सूरज की रोशनी भी कम मिलेगी, जगह भी कम मिलेगी। तो जो ओवरऑल जो है पूरा गेहूं का पौधा ही बैठ जाएगा। और उसके बाद जब बैठ गया और उसके बाद हम खरपतवार नियंत्रण कर रहे हैं, घास को मार रहे हैं, तो उसका हमें बहुत फायदा फिर नहीं मिलता है। तो आपको खरपतवार नियंत्रण समय से करना है। तीसरा कारण यह है। चौथा जो है, जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, हम उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। देखिए 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है किसी भी फसल के लिए, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की बहुत ज्यादा जरूरत है और बाकी जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर की भी अच्छी जरूरत होती है। लेकिन जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जैसे जिंक है, आयरन है, कॉपर है, बोरोन है, मैग्नीज है, इस पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। जिंक तो हम दे देते हैं तो आयरन नहीं देते या मैग्नीज देते, बोरोन नहीं देते। तो ये इनकी आवश्यकता बहुत कम होती है फसल को। लेकिन बहुत सालों से जब इसको खेत में नहीं डालेंगे तो धीरे धीरे कमी होने लगी है। तो अब ये जमीन के अंदर की कमी आ गई तो पौधा नहीं बढ़ पाता। अब कमी हो रही है, मान लीजिए आयरन की हम डाल रहे हैं, नाइट्रोजन हम डाल रहे हैं, फास्फोरस, पोटेशियम, तो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम लोहे की कमी पूरी नहीं करेगा, कॉपर की कमी पूरी नहीं करेगा। अब हम कोई भी हार्मोन डाल दें, कोई भी पीजीपीआर डाल दें, कोई भी एंजाइम डाल दें, ह्यूमिक एसिड डाल दें, एमिनो एसिड डाल दें, कोई भी ये चीज उस पोषक तत्व की कमी को पूरी नहीं करती। कोई भी एक चीज दूसरे की कमी को पूरा नहीं करती। खासतौर से पोषक तत्वों की कमी को वही पोषक तत्व पूरा करता है, कोई और पूरा नहीं कर पाता है। तो अगर जिंक की कमी है तो जिंक ही डालना पड़ेगा, कॉपर या बोरोन से पूरा नहीं होगा। कॉपर की कमी है तो हमें कॉपर ही देना पड़ेगा, वो नाइट्रोजन से पूरा नहीं होगा। आप अननेसेसरी बहुत सारी चीजें डाल देते हैं, खेती की लागत बढ़ जाती है, हार्मोन डालना शुरू कर देते हैं, जबकि कमी उसमें जो है सूक्ष्म पोषक तत्व की हो रही है। तो आपको अपनी मिट्टी की जांच करानी चाहिए। मिट्टी की जांच पे हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमारा कितना सूक्ष्म पोषक तत्व की कौन सी कमी आ रही है। थोड़ा खर्चा जरूर होगा लेकिन बहुत फायदेमंद होगा, सभी फसलों में इसका फायदा होगा। और उसी के अनुसार आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे कीजिए। तो ये अगर आप स्प्रे कर देते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के आते हैं, छिड़काव करते हैं, तो उसका बहुत लाभ मिलता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि हमारी मिट्टी में कमी तो नहीं हो रही है। अगर हम पूरी यूरिया दे दें, खाद दे दें, पानी दे, सब कुछ दें, लेकिन जो तत्व की कमी है वो नहीं दें तो फसल की बढ़वार नहीं होगी। हर तत्व का पौधे के अंदर बड़ा काम है। वो तत्व नहीं मिलेगा या कम मिलेगा तो बिल्कुल बढ़वार रुक जाएगी। यही कारण होता है कि कल्ले कम रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक है, आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर है, बोरोन है, इनकी कमी रहती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि हम सूक्ष्म पोषक तत्वों को भी देते रहें। रासायनिक उर्वरक तो जो आप दे रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, उसको देना ही देना है, इनको भी देना है। और जो अगला कारण वो होता है समय से ना देना। आप जो खाद पानी दे रहे हैं वो समय से नहीं दे रहे हैं। समय से देने का मतलब जो सिंचाई आपको करनी है सीआरआई स्टेज पे करनी है, तो आप थोड़ा अगर लेट कर देंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन पे करनी होती है, आप उसको थोड़ा देर कर देते हैं तो कल्ले तो निकलाते हैं, उनकी बढ़वार नहीं होती। पहली सिंचाई पे कल्ले निकलते हैं, दूसरी सिंचाई पे उनकी बढ़वार होनी शुरू होती है। तो पहली सिंचाई पे भी हमको नाइट्रोजन देनी है यूरिया के माध्यम से, दूसरी सिंचाई पे भी हमको देनी है। तो हम इसमें क्या करते हैं, सिंचाई या तो जल आगे पीछे कर देते हैं, उससे प्रभाव पड़ता है। फिर पहली सिंचाई दूसरी सिंचाई पे हमें जो यूरिया देनी है उसकी हम जो मात्रा है वो कैलकुलेट करके नहीं देते, गणना करके नहीं देते, कम डाल देते हैं, ज्यादा डाल देते हैं, दोनों में नुकसान होता है। ज्यादा यूरिया डाल देंगे तो भी जो है पौधे जल जाते हैं, कम डालेंगे तो उसकी पूर्ति नहीं होगी। तो सिंचाई भी कर रहे हैं तो समय से नहीं कर पा रहे हैं, और अगर हम जो सिंचाई के साथ खाद डाल रहे हैं वो भी हम समय से नहीं डाल पा रहे हैं। या हमने क्या किया, पोटेशियम की पूरी मात्रा नहीं दे पाए, शुरू में नहीं दे पाए, बाद में डाल रहे हैं तो उसको उतना लाभ नहीं मिलता है। तो समय से देना है, सही तरीके से देना है। अगर आप सही तरीका और सही समय से देंगे तो बिल्कुल होगा। समय से नहीं देना, और छठा होता है सही तरीका। अगर आप सही तरीके से नहीं देंगे तो भी हमारी बढ़वार नहीं होगी। जैसे फास्फोरस को आपको बुआई के समय देना है पूरा, पोटेशियम को भी आपको बुआई के समय पूरा देना है, नाइट्रोजन को 3 भागों में देना है, सूक्ष्म पोषक तत्वों को छिड़काव के समय देना है। तो ये आप ध्यान रखिए। अगर हम फास्फोरस को बाद में खड़ी फसल में देंगे बहुत लाभ नहीं मिलेगा।
पोटेशियम को देंगे, लाभ उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। हमने मान लीजिए नाइट्रोजन शुरू में कम दी, बाद में ज्यादा दे देंगे तो भी उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो सही तरीका भी हमको से देना है, जो तत्व का जो तरीका है उससे नहीं देंगे तो भी हमें नुकसान होगा। सिंचाई हम कर रहे हैं, बिल्कुल खेत भर देते हैं पानी से, सिंचाई करते समय खेत बिल्कुल भर जाएगा, गेहूं पीला पड़ जाता है, पानी बहुत ज्यादा सोख लेती है मिट्टी, तो कलियों की बढ़वार रुक जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम खाद पानी जो भी हम पूरा दे रहे हैं, लेकिन इन बातों का हमें ध्यान रखना है। जैवांश पदार्थों की मात्रा बना के रखनी है, बीज दर उतनी ही रखनी है जितनी उस क्षेत्र के लिए संस्तुत है, खरपतवार नियंत्रण समय से करना है, सूक्ष्म पोषक तत्वों पर ध्यान देना है, हर चीज को समय से देना है और तरीका भी उसका सही से होना चाहिए। तो इससे अगर आप ये करते हैं तो गेहूं के कल्ले अच्छे तो निकलेंगे, उनकी बढ़वारी बहुत अच्छी होगी, उनमें पत्तियां बहुत अच्छी निकलेंगी, प्रकाश संश्लेषण बहुत अच्छा होगा, तो बालियां अच्छी निकलेंगी, बालियां लंबी होंगी, उन बालियों के अंदर दाना बड़ा अच्छा बैठेगा, मोटा दाना रहेगा, तो गेहूं की उपज हमें अच्छी मिलेगी। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए ताकि आप अच्छी फसल ले सकें। इसी प्रकार की चर्चा के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट को देखते रहिए, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, बहुत हेल्पफुल है वो, और आप उससे सही जानकारी ले सकते हैं और अपने खेती का लाभ बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह के लेक्चर्स को देखते रहने के लिए आप कृषि किसान को देखिए, ये हिंदी में है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।